हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों, आज अपन स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। ओके, सो देखो बच्चों, आप अगर अपनी बुक से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर जहां से भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मोस्टली काफी जगह इस टॉपिक को बहुत ही टफ लैंग्वेज में समझाया जाता है, ठीक है। लेकिन आज अपन इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर समझने वाले हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको बस आपको रिलेट करना है एग्जाम्पल से और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये वाला काम आप मुझ पे छोड़ दें, बस आपको ये करना है कि कंसंट्रेशन के साथ में इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए, तो सबसे पहली चीज ये होती है बच्चों की जिस भी चीज के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं तो अपन सबसे पहले समझते हैं उसका मतलब, यानी कि अभी अपन को ये समझना होगा कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो जैसे इस वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा, है ना, को। एक तो इसको अपन चलो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है यहाँ पे को और दूसरा का मतलब है रिलेशन, ठीक है। बेसिकली ये को भी नहीं है, ये कोर है। ओके, सो कोर एंड दिस इज रिलेशन। सो हम यहाँ पे मतलब कुछ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, है ना। अब रिलेशनशिप एक सिंगल आदमी का तो होता नहीं है ना, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, माँ बेटे का रिलेशनशिप हो, माँ बेटी का रिलेशनशिप हो, फादर डॉटर का रिलेशनशिप हो, तो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आपको मिनिमम दो लोग तो लगते ही लगते हैं। आप इस चीज को अग्री करते हैं? बस उसी चीज से आप यहाँ पे इसको रिलेट करें। कोर रिलेशन यानी कि किसी भी दो वेरिएबल का रिलेशन अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, सो अब आई होप कि अब आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। कोर रिलेशन यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे दो वेरिएबल। अब देखो, काफी बार क्या होता है कि दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। पर हमें पता है कि भाई रिलेशनशिप तो अपन एक से ज्यादा इंसान के साथ में भी मेंटेन करते हैं। हम हमारे ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे हम सिर्फ मम्मी के साथ में रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, फादर के साथ में नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम मदर के साथ में भी रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, फादर के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में। सो एक बार में हम काफी लोगों के साथ में भी रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, करेक्ट। सो सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी मिनिमम तो आपको दो वेरिएबल्स तो चाहिए ही रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा काफी बार दो से ज्यादा भी वेरिएबल हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन कोरिलेशन का मतलब तो यही है कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, है ना। अब इस रिलेशनशिप को आप कैसे समझोगे? वैसे जो अपने फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, वो अपन बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के वेरिएबल्स के रिलेशनशिप आप कैसे समझोगे? तो बड़ा ही आसान यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और उसी के बारे में आज अपन यहाँ पे आए हैं समझने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, रिलेशनशिप क्या होता है। सपोज करो अपन दो वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, और वेरिएबल के अंदर भी अपन एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तरफ अपन ले लेते हैं प्राइस और दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं डिमांड, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड कौन से बच्चे को याद नहीं है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो अब यहाँ तक इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में जैसे लॉ ऑफ डिमांड याद नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसी चीज है जो हमें अगर नींद में भी उठा करके पूछे ना कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो हम ऐसे आंख खोलते हुए बता सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब डिमांड मतलब जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ डिमांड। अग्री करते हो इस चीज को कि जब प्राइस बढ़ेगी तो हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, है ना। और जब उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। यही तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है ना। तो आई होप कि ये अपन को अच्छे से पता है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल अपने पास में है प्राइस और वहीं दूसरी तरफ अपने पास में वेरिएबल है कौन सा? डिमांड, ठीक है। अब अपन इन दोनों के रिलेशनशिप को ही तो डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि भाई जब ये बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जब ये कम हो जाएगी तो ये डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इन दोनों की वेरिएबल्स का क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया। सेम उसी तरीके से अपन लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात करते हैं, अगर आप नहीं बोले होंगे, है ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि भैया जब प्राइस बढ़ती है तब सप्लाई भी बढ़ाता है प्रोड्यूसर, और जब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई भी प्रोड्यूसर कम कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप ही तो है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राइस और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सप्लाई, ठीक है। सो जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएगा प्रोड्यूसर, जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम कर देगा प्रोड्यूसर, ठीक है। सो यही होता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच का। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन डिमांड और सप्लाई को ही नहीं पढ़ने वाले हैं, अपन रैंडमली कोई भी दो जो वेरिएबल्स होंगे वो अपन उठा सकते हैं, जैसे अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्सपेंडिचर खर्चा भी बढ़ा देते हो, जब आपकी इनकम कम होती है तो आप अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर देते हो, करेक्ट।
जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कंजम्पशन भी बढ़ा देते हो, सेविंग्स भी बढ़ा देते हो एक हद तक। तो ये सारी चीजें, ये सब वेरिएबल्स हैं जिनको आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम दो तरीके के रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इनवर्स वर्क कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो जो पहले वाला है वो घट रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है और वो अपन ने कहाँ देखा है, इसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। वहीं दूसरा जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बढ़ते हैं तो दोनों साथ बढ़ते हैं और घटते हैं तो दोनों साथ घटते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोरिलेशन का मतलब मैं आपको एक बार समझा दूं, जो डेफिनेशन है उसके ऊपर अपन ध्यान देते हैं। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आपको कोरिलेशन है क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर मैं एक बार लास्ट में एक लाइन में और बता दूं तो कि भाई दो वेरिएबल्स के बीच का किस तरीके का रिलेशन है उसी को ही अपन कोरिलेशन कहते हैं। यानी कि एक के बढ़ने से जो दूसरा वेरिएबल है वो कितना इफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल उससे कितना इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द रिलेशनशिप वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो, ओके। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कोडेन, ये इन दोनों के अकॉर्डिंग, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, जब दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वांटिटी कम ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड यानी कि जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, जब प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सेम गोज देयर आल्सो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, क्वांटिटी को ये डिफाइन करता है, करेक्ट। सो क्वांटिटेटिव नेचर, द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फॉर्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। यानी कि जब भी आप कोई दो वेरिएबल लेते हो या दो से ज्यादा वेरिएबल लेते हो और उनकी क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस आप देखते हो तो स्टैटिस्टिक के अंदर, स्टैटिस्टिकल फॉर्म के अंदर आप उसको कोरिलेशन के नाम से जानते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी आप क्यों बार बार देख रहे हो, क्यों बार बार इस वर्ड को एक्सप्रेस कर रहे हो कि जब हमारी इनकम बढ़ी है, सपोज करो कि हमारी इनकम बढ़ रही है, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे खर्चे पे, हमारे एक्सपेंडिचर पे। सो वो अपन क्वांटिटी वाइज ही मेजर कर पाएंगे, राइट। जब हमारी इनकम कम हो रही है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एक्सपेंडिचर पे, इसको भी अपन क्वांटिटी वाइज ही मेजर कर पाएंगे। जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारी सेविंग किस तरीके से वर्क कर रही है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या बता रही है कि एक वेरिएबल के ऊपर या नीचे होने से दूसरा वेरिएबल कितना इम्पैक्ट मतलब उस पर पड़ता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है, ऑफ कोरिलेशन, ओके। सो आई होप कि थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में यहाँ पे इसके बारे में बैठा होगा और बाकी इस वीडियो के खत्म होते होते आपको काफी सारी चीजें तो यूं ही समझ में आ जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ बॉडिंगटन, व्हेनेवर सम डिफाइनाइट कनेक्शन। अब यहाँ पे डिफाइनाइट कनेक्शन की अपन बात करें, और कनेक्शन हमेशा अकेला नहीं होता, कनेक्शन हमेशा मिनिमम दो लोगों को चाहिए कनेक्शन होने के लिए, ओके। सो यहाँ पे कनेक्शन की बात करें, whenever some definite connection exists between two groups, classes और series और data, there is said to be correlation। अब ये जो कनेक्शन की बात करें ये अपने किसी भी दो ग्रुप के बीच में हो सकता है, किसी भी दो क्लासेस के बीच में हो सकता है, सीरीज के बीच में हो सकता है, किसी भी दो तरीके के डेटास के बीच में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनकम और डिमांड, वो कंजम्पशन ले लिया या फिर डिमांड और प्राइस ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन थ्रू आउट इसी को ही, ये तो सिर्फ अपन ने अज्यूम किया था, एक तरीके से एग्जाम्पल लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके की डेटा हो सकता है, किसी भी दो तरीके की क्लासेस हो सकती है, सीरीज हो सकती हैं, ठीक है, जिनके बीच में आप क्या देखने वालों, इम्पैक्ट देखने वालों कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो दिस इज पॉजिटिव, दोनों कम हो रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है तो दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को अपन समझते हैं, ओके। सो ये वाली जो डेफिनेशन है बच्चों, ये आप अपने एग्जाम के अंदर पूरी तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, तो आप इसको, इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। साथ ही में ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको, वैसे आपको लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी लग रही हो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार काफी बड़ी है, इससे बेटर तो वो 3 लाइन की है, वो ज्यादा ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पे आपको ये बता दिया है कि ये क्वांटिटेटिव नेचर को डिफाइन करती है, फर्स्ट थिंग।
दूसरी चीज ये कि स्टैटिस्टिक जो अपन पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको अपन कोरिलेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को। तो ये भी एक अच्छी डेफिनेशन अपने आप में, करेक्ट तो ये भी है, अप्रोप्रिएट तो ये भी है। तो जो आपको ठीक लगे अपनी समझ से आप उस काम को कर लें, और दोनों लर्न कर लेंगे तो फिर तो बस वाही वाह है। स्टैटिस्टिक्स में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, नंबर लाने में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर लाने में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, अभी तक अपन ने, वैसे तो स्टैटिस्टिक्स अपना बिल्कुल खत्म होने में आ चुका है, मतलब आप ये देख लीजिए कि अपना नाना करते भी अब सिर्फ और सिर्फ शायद एक या दो चैप्टर्स बाकी हैं, बाकी अपना पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो अब हुआ क्या था ना, जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे थे, जब अपने, अगर आपने देखा हो तो इनिशियल वाले जो वीडियोस थे, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कितना टफ होने वाला है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो किस तरीके से बच्चों को समझ में आएंगे, वो किस तरीके से इनको ग्रैब करेंगे। लेकिन बाय द एंड ये चीज मुझे रियलाइज हो गई है कि जितना इसको ऐसे हवा बना रखा था ना, जिसके भाई बहुत ज्यादा टफ है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी यही सेम फील हुआ होगा थ्रू आउट। और अगर आपने थ्रू आउट कुछ भी वीडियोस अगर बीच में छोड़ दिए हैं, या फिर कोई टॉपिक छूट गया है, तो कोई इसमें डर वाली बात नहीं है, आप उन वीडियोस को जरूर रेफर करें, ठीक है। अगर आप सीरीज वाइज चलोगे ना तो वो तो बेस्ट है, सीरीज वाइज चलोगे तो बेस्ट इसलिए क्योंकि जो हम पहले पढ़ते हैं ना वो बाद में तो डेफिनेटली काम आता है। अगर आप पहले से ही अगर बाद वाला उठा लोगे ना कोई भी टॉपिक, तो पहले वाला सब निकल जाएगा और फिर पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो काफी बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में डर मोस्टली इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बनने का बहुत डर लगता है ना। और हम खिचड़ी कब खाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, है ना। और जब हमारा ऑरा कैसा होता है, बहुत ही खराब। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग खिचड़ी पे सरवाइव करो, बढ़िया अपना मस्त पनीर वनीर खाओ। और किस तरीके से खाओगे? जब आप वीडियोस बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो जो अपना डे 1 से जो अपना स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर था वहां से स्टार्ट करो। बहुत ही बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया था और आते 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 अपन अब कोरिलेशन तक पहुंच गए हैं, है ना। तो अगर बीच में कोई वीडियो छूट भी गया तो उसको डेफिनेटली देखिएगा। चलिए अब इन बातों को रखते हैं साइड में। अब आते हैं अपन यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पे, ठीक है। अब यहाँ से आपके टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप समझ चुके हो, मतलब समझने के बाद में अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, कि अपन उसके टाइप्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब अपन टाइप्स की बात करते हैं तो पहला जो टाइप है वो है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन बहुत ही आसान है। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो बनेगा इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप। नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसा होगा कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेगेटिव, आपका नेगेटिव जो रिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, जो ऑपोजिट वर्क कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल्स ऑपोजिट वर्क करते हैं। प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। और सप्लाई की अगर अपन बात करें, सप्लाई एंड प्राइस की, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई कम हो रही है, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसके थोड़े से नोट्स भी अपन देख लेते हैं। सो पॉजिटिव कोरिलेशन की सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, दो वेरिएबल जब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम हुई है तो सप्लाई भी कम होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शंस में वर्क कर रहे हैं। दिस इज व्हेन वन इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीजेस। जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। एंड व्हेन वन डिक्रीजेस, और वहीं पे जब एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है, द अदर वन इज आल्सो विल डिक्रीज। Such a relation is called positive correlation। ऐसे रिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब देखो इसका ना जो ग्राफ बनता है अपना पॉजिटिव रिलेशन का, वो ग्राफ किस तरीके से बनता है, बस आप यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई को ध्यान रखो। लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ कैसे बनता है कि सपोज करो कि पहले प्राइस ये, तो इसकी सप्लाई इतनी हमने कर ली, फिर सपोज प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ने के बाद में जो हमारे प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं, वो सप्लाई को भी बढ़ाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई को, तो ये इतनी बढ़ गई। तो आप देखते हो ना, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और वही लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का जो ग्राफ होगा वो भी इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए।
अब इसकी ना एक टेबल आपको गिवन है, किस तरीके से आपको यहाँ पे इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है वो भी अपन बात कर लेते हैं। सो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो दोनों ही कंडीशंस आपको गिवन है। एक कंडीशन वो वाली गिवन है जिसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आपको वो वाली कंडीशन गिवन है जहां पे दोनों ही वेरिएबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियसली दोनों ही वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। अब आप इनको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। x क्या हो रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं पे y भी क्या हो रहा है, y भी बढ़ रहा है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। तो दोनों ही जो वेरिएबल्स है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं ऑन द अनदर हैंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही वेरिएबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। एक तरफ आपका x वेरिएबल है और दूसरी तरफ आपका y वेरिएबल है, ठीक है। सो 50 से 40, 40 से 30 एंड 30 से 20, और वहीं पे y पे भी आप देख लीजिए 200 से 150, 150 से 100 एंड 100 to 50। तो दोनों ही नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों ही ऊपर उठ रहे हैं। सो ये होता है, इस तरीके के रिलेशन को अपन कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, अब इसको ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करना है वो सब अपन आगे देखेंगे जब अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। मतलब दूसरे तरीके से जो अपन के भाई हम कोरिलेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने, तो उसके लिए टाइप्स अलग हैं। अपने स्कैटर्ड आ जाएगा, काल पियर्सन आ जाएगा, फर्स्टमैन, तो वो सारी चीजें अपन बात के लिए रखते हैं। अभी अपन क्योंकि बेसिक की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से ही अपन यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो जंप नहीं करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप ऊपर उठो। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की अपन बात, ठीक है। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम होएगा, वहीं पे अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। सो इस तरीके के रिलेशनशिप को आप किस नाम से जानते हो, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। सो हम ले लेते हैं, एक तरफ अपन ले लेते हैं प्राइस और एक तरफ अपन ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस इतनी थी तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, जब प्राइस इतनी ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड दिखती सी बात है बहुत कम होगी। जब प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कर्व है वो किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग, यही अपन देखते हैं, है ना। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को ही अपन नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड हमारी कम होती है, जब हमारी प्राइस कम होती है तो डिमांड हमारी ज्यादा होती है, करेक्ट। सो नाउ व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जब दो वेरिएबल्स अलग अलग डायरेक्शंस में चेंज होते हैं, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। उसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से उसे अपन जानते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वही दे दिया आपको एग्जांपल के तौर पे भी कि प्राइस और डिमांड में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, सेम वही आपका नेगेटिव कोरिलेशन कहलाया जाता है। सो मे बी साइटेड एज एन एग्जांपल। अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान आ गया होगा, याद आ गया होगा। और जिनको नहीं भी था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिनके डगमगाए थे वो मुझे लगता है कि आप पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने करे हमने, कोरिलेशन भी समझ लिए दोनों तरीके के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और साथ ही में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई भी अपन ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसके लिए भी एक टेबल है नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए, ये आप देख लो। सो दोनों तरफ आप देख लोगे दो वेरिएबल्स है, एक तरफ आपका x है और एक तरफ आपका y है। सो राइज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज अकम्पनीड विद द फॉल इन द अनदर, ठीक है। एक जो आपकी वेरिएबल है वो बढ़ रहा है, वहीं दूसरा जो आपका वेरिएबल है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो x की तरफ देखिए, ठीक है, 1 2 4 5 ये इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 5 4 2 1 ये डिक्रीज हो रहा है। सो इसी तरीके के रिलेशन को अपन नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या होता है कोरिलेशन, क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, आगे बढ़े आप क्विकली। चलिए अब अपन यहाँ पे दूसरे तरीके के कोरिलेशन की बात करते हैं, विच इज लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो कि अक्सर हम सुनते हैं, और बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट ये चीज तो हमें ऐसी है कि मतलब हम ऐसे शब्दों को देखते हैं हमें पता लग जाना चाहिए कि अच्छा लीनियर, हाँ ये तो हमें आता है, जिसके रेशियोज सेम उससे कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे हो, या जो जिनमें वैल्यूज में चेंजेस बिल्कुल सेम आ रहा हो तो वही लीनियर होता है, और जस्ट इसका ऑपोजिट नॉन लीनियर हो जाता है।
पता है ना? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे देख लोगे सब पता लग जाएगा। सो एक तरफ अपन बात करते हैं लीनियर की और दूसरी तरफ अपन बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की। तो सबसे पहले लीनियर कोरिलेशन उठाते हैं। सो व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब दो वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेसिस पे मतलब चेंजेस होते हैं तो उससे अपन लीनियर के नाम से जानते हैं, लीनियर कोरिलेशन। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है, 5, 10, 15 एंड 20। अब आप अगर इनके बीच का डिफरेंस देखोगे या चेंजेस देखोगे तो आप कैसे देखोगे कि भाई यहाँ पे थ्रू आउट कितने कितने का चेंजेस है ना, 2 का, ओके। वहीं पे इधर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली आपको 5 का चेंज दिखेगा। रेशियो में इसको अपन देखते हैं। सो प्रोपोर्शनेट चेंज यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रहा है, राइट। इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं, लीनियर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है ना वो बिल्कुल आपके ओरिजिन से ऐसे इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जैसे सपोज अच्छा 2 ले रहे हैं, इधर 2 का चेंज हो रहा है तो इधर 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 तो इधर 10, यहाँ पे 6 तो इधर 15, मतलब इक्वली चेंज हो रहा है दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर, इक्वली चेंज कह लो या फिर इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज कह लो। सो इट्स द सेम थिंग, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं नॉन लीनियर की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 5, 7, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ले लेते हैं 5, 6, 10, 12। तो अब इनके रेशियोज अगर आप देखोगे तो वो आपको लीनियर नहीं देखने को मिलेंगे। इन दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। क्लियर? सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये नॉन लीनियर होता है, इसको भी अपन आगे देखेंगे। एक बार पहले लीनियर वाला समझ लेते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर देख लो एक बार। सो व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अभी जो आपने एग्जांपल देखा उसके अंदर जो चेंजेस आपको दिख रहे होंगे वो किसी भी तरीके से कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वहीं उससे पहले वाला जो आपका एग्जांपल था उसके अंदर जो चेंजेस थे वेरिएबल्स के वो बिल्कुल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में थे। ओके, जैसे 2:5, 2:5, 2:5, 2:5, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन चेंज था। क्लियर? सो इस तरीके के रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, नॉन लीनियर को रिलेशन। अब यहाँ पे एक एक की आपको यहाँ पे टेबल देखने को मिलेगी। सो देखो, लीनियर की ये रही और नॉन लीनियर की ये रही। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो इक्वल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। 2:5 के हर एक वेरिएबल में देख लो वही चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 7, 12, 18, 25, 35, 45। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काफी अलग है। सो दिस इज नॉन लीनियर कोरिलेशन एंड दिस इज लीनियर कोरिलेशन। ओके, आगे बढ़े। अब आगे एक और तरीके के, मतलब वन मोर टाइप इज देयर ऑफ कोरिलेशन। अभी तक अपन ने क्या देख लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख लिया, फिर लीनियर एंड नॉन लीनियर देख लिया। अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, सो देखो सिंपल कोरिलेशन क्या होता है बच्चों, जब अपन किसी भी दो वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं। वहीं पे मल्टीपल, नाम से पता लग रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल, दो से ज्यादा वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे जिनके बीच का रिलेशन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो सिंपल कोरिलेशन की सबसे पहले अपन बात करते हैं। सिंपल कोरिलेशन इंप्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन टू वेरिएबल्स को ही कंसिडर करते हैं। क्लियर? Only like the relationship between price and demand or relationship between money supply and price level। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे प्राइस एंड डिमांड तो दो ही वेरिएबल है, फिर उसके बाद मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल तो यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल है। सो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल कोरिलेशन। फिर दूसरे तरीके का आता है आपका मल्टीपल कोरिलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा आपके वेरिएबल्स होते, दो तो नहीं होते, मतलब दो से ज्यादा ही होते, तभी इसका नाम मल्टीपल है, राइट। सो व्हेन द रिलेशनशिप अमंग द 3 और मोर देन 3 वेरिएबल स्टडीज साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। जब 3 या 3 से ज्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर दो से ज्यादा कह लीजिए, तो उसको अपन मल्टीपल कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। सो इन केस ऑफ सच कोरिलेशन, द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज साइमल्टेनियसली स्टडीड। तो यहाँ पे जब 3 या 3 से ज्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं तो उसके अंदर हर एक वेरिएबल को अपन साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं, यानी कि हर एक एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं लेकिन सबको साथ में ही अपन करते हैं।
फॉर इंस्टेंस इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, जैसे अब यहाँ पे रेनफॉल का इफेक्ट अपन को देखना है, तो मैन्यूर, वाटर एटसेट्रा ऑन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट आर साइमल्टेनियसली स्टडी। यानी कि अगर आपको ये देखना है कि पर हेक्टर जो व्हीट का आउटपुट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक तो व्हीट वेरिएबल हो गया, फिर उसके बाद में रेनफॉल देख रहे हो, रेनफॉल को देखते हो कि भाई रेनफॉल कितनी हुई है, फिर आपने उसके अंदर मैन्योर कितना डाला था, फिर उसके बाद में आप देखते हो कि आप वहां पे वाटर की सप्लाई कितनी करी थी, मतलब इरिगेशन के अंदर आपने किस तरीके से आपने वाटर सप्लाई करी है अपने वीट को। तो ये सारी चीजों को अपन एक साथ देखते हो, ठीक है, और फिर आप ये पता लगाते हो कि हाँ चलो रेनफॉल भी सही हुई थी, फिर अपन ने मैन्योर भी अच्छे से डाला था, इरिगेशन भी प्रॉपर किया था, तो इसका रिजल्ट क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे से निकल के आया है, ठीक है। वहीं पे अगर ये तीनों जो आपके वेरिएबल्स हैं अगर वो कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं तो वहां उससे आपका जो आउटपुट है वो अफेक्ट होता है, करेक्ट। सो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का इफेक्ट, दूसरे नंबर पे मैन्योर का और वाटर का। इन तीनों वेरिएबल्स का इफेक्ट अपन किस पे देख रहे हैं, व्हीट के प्रोडक्शन पे देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से तीन वेरिएबल्स का इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं, है ना, तीन भी नहीं एक्चुअली यहाँ पे चार वेरिएबल है, क्योंकि उससे अपन कौन से वेरिएबल के ऊपर अपन फोकस करें, व्हीट के ऊपर, तो यहाँ पे तीन से ज्यादा वेरिएबल है, तो इसको अपन मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर में रखते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल और व्हीट का प्रोडक्शन, सिर्फ अगर इसे देखा जाता है कि रेनफॉल ज्यादा हुई है तो व्हीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ है, रेनफॉल कम हुई है तो व्हीट का प्रोडक्शन भी कम हुआ है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वेरिएबल्स को देखा जाता तो फिर वो कौन सा हो जाता आपका, वो हो जाता आपका सिंपल कोरिलेशन। अब व्हीट के प्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पे रेनफॉल भी देख रहे हो, मैन्योर भी देख रहे हो, फिर उसके बाद में आप इरिगेशन के लिए वाटर भी देख रहे हो, फिर उसके बाद में व्हीट का प्रोडक्शन देख रहे हो, तो ये क्या हो गए, ये दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए, तो दैट विल गोइंग टू कम इनटू दिस वन, मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, सो आई होप कि अभी तक आपको ये तीनों तरीके के कोरिलेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले अपन ने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके बाद में अपन ने देखा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, फिर अपन ने देखा सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाले जो टाइप्स हैं आपके कंप्लीट होते हैं, ये छहों आपको अच्छे से आने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, और अब अपन यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि यहाँ पे अपन इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जैसे मैं आपको ना एक मतलब एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर वापस लेके जाती हूँ। अपन ने क्या करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि पहले अपन लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं, है ना, कि भाई एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, दूसरे के बढ़ने से पहला वाला कम होता है। लॉ ऑफ डिमांड में अपन यही करते हैं। फिर अपन क्या देखते हैं, फिर अपन ये देखते हैं कि अगर हमने प्राइस इतने मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लेके आए, यानी कि अगर 5 रुपए से 10 रुपए प्राइस हुई है, तो पहले 5 रुपए में डिमांड कितनी थी, पहले 5 रुपए में डिमांड अज्यूम कर लो 4 यूनिट्स थी, तो जब इसकी प्राइस जब बढ़ी है 10 रुपीज हो गई है, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी, कम होकर के सपोज 2 हो जाएगी, है ना। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, इसके अंदर अपन रिस्पॉन्स देखते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो इसको अपन कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस के बढ़ने से या कम होने से उसके डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, किस डिग्री पे इफेक्ट पड़ता है, कितना रिस्पॉन्स वो करता है, इसको अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से इसी को ही आप कनेक्ट करो आप कोरिलेशन के अंदर, ठीक है। कोरिलेशन के अंदर भी अपन ने कुछ इसी तरीके के रिलेशनशिप्स देखे। अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे डिग्री, ठीक है, कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, या फिर इनवर्सली अगर चल रहे हैं तो कितने इनवर्सली चल रहे हैं, कितने एक साथ बढ़ रहे हैं। तो अब अपन को वो डिग्री फाइंड आउट करनी होगी कि अगर एक वेरिएबल में किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है तो उससे इफेक्ट करता हुआ जो आपका दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर किस डिग्री का चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे समझते हैं क्या, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं और इसके पीछे के मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन की। परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर भी दो होते हैं आपके, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन में आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं परफेक्ट पॉजिटिव और एक होता है परफेक्ट नेगेटिव। ये आपकी पहली डिग्री होती है। अब इसके अंदर ये होता क्या है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ये मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। सो देखो, परफेक्ट कोरिलेशन यानी कि ये वो रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में जिनके अंदर जब चेंजेस होते हैं तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसको अपन परफेक्ट कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों परफेक्ट पॉजिटिव। सो देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स या तो एक साथ बढ़ेंगे या फिर एक साथ दोनों कम होंगे, ठीक है।
और इसको अपन मोस्टली लिखते कैसे हैं, +1 पॉजिटिव, और ये 1 इसकी डिग्री हो जाती है, ठीक है। फिर अपन आते हैं परफेक्ट नेगेटिव। सो परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है, एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप को अपन यहाँ पे शो करते हैं। वहीं पे एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। सो दिस इज परफेक्ट नेगेटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, -1। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन ने कौन से वाले डिग्री अपन यहाँ पे पढ़े, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने देखा परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर आपके दो कोरिलेशन से, एक है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, और दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर दोनों ही वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शंस में मूव करते हैं, या तो दोनों वेरिएबल्स बढ़ेंगे या फिर दोनों वेरिएबल्स कम होंगे। चलिए, सो यहाँ पे आपका परफेक्ट कोरिलेशन कंप्लीट होता है। दोनों ही आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इसमें अपने परफेक्ट पॉजिटिव में क्या देखा, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं कि दोनों ही वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। या तो दोनों ही वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं या फिर दोनों ही वेरिएबल्स आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर अपन परफेक्ट नेगेटिव की बात करते हैं तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। फिर अपन यहाँ पे दूसरी जो अपनी डिग्री है कोरिलेशन की उसको डिस्कस करते हैं। इसका नाम है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज करा है बच्चों अपन ने एब्सेंस। एब्सेंस मतलब क्या होता है, एब्सेंस मतलब तो आपको पता है, एब्सेंट मतलब क्या होता है, बस वही एब्सेंस का मतलब होता है, यानी कि कोई चीज मौजूद ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चेंज, यानी कि अगर एक वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उसका दूसरे वेरिएबल पे किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सपोज करो, इसको एग्जाम्पल की तरह अगर अपन समझें कि वीट का प्रोडक्शन, एक तरफ अपन देख रहे हैं वीट का प्रोडक्शन और वहीं दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं साइकिल का प्रोडक्शन, तो क्या इन दोनों के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप है? बिल्कुल भी नहीं है। वीट का प्रोडक्शन बढ़ना है, कम होना है, उससे साइकिल के प्रोडक्शन पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक के चेंज होने से दूसरे वाले पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वीट से रिलेटेड अगर कोई वेरिएबल होता, सनलाइट, रेन, वाटर, ऐसा कुछ होता तो जरूर इस पे इम्पैक्ट करता, लेकिन एक तरफ वीट है एक तरफ साइकिल है, इन दोनों का आपस में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो एक के चेंज होने से कम ज्यादा दूसरे वाले पे, दूसरे वेरिएबल पे कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। इसी को ही अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? एब्सेंस ऑफ को रिलेशन, ठीक है। और ये होता क्या है, अगर अपने डिग्री वाइज देखा जाए तो ये 0 होती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे, छोटी सी बात है, एक बार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में आगे अपन प्रोसीड करेंगे कि बच्चों जो डिग्री होती है ना कोरिलेशन की, ये आपकी स्टार्ट होती है -1 से +1 के बीच में, ठीक है। बीच में आपका 0 आ जाता है, विच इज दिस, है ना। ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका परफेक्ट कोरिलेशन हो जाता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में, यहाँ पे और इसके बीच में भी काफी सारी वैल्यूज होती हैं, है ना, पता होगा ये आपको, इसके बीच में भी काफी सारी वैल्यूज होती हैं। अब इन वैल्यूज को अपन नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे डिग्री आने वाली है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर आप देख लीजिए, ये होता है +1 पॉजिटिव, फिर ये होता है आपका नेगेटिव, ओके। कौन सा वाला? परफेक्ट नेगेटिव। फिर आपका जो 0 है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, आपका यहाँ पे आ जाता है। इसको मैं एब्सेंस ऑफ 0 आपका इधर प्लेस करता है। दिस इज योर परफेक्ट पॉजिटिव, दिस इज योर परफेक्ट नेगेटिव एंड दिस इज योर एब्सेंस 0। अब जो अपन बात करने वाले हैं वो इसके और इसके बीच की बात होगी, ठीक है। अब तो वो अपन देखते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं अपन, ओके। सो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, ठीक है। तो ये आपका थर्ड तरीके की डिग्री है, ओके। इससे पहले अपन ने क्या क्या देख लिया? इससे पहले अपन ने परफेक्ट कोरिलेशन देख लिया और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन अपन ने देख लिया है। अब एक बार यहाँ पे इसको समझने से पहले मैं एक बार चाहूंगी कि मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर दूं यहाँ पे। सो अपन ने परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर क्या देखा बच्चों, कि एक तरफ है हमारे पास में परफेक्ट पॉजिटिव और एक तरफ है हमारे पास में परफेक्ट नेगेटिव, यही अपन ने देखा, और बीच में अपना एब्सेंस यानी कि बीच में अपना 0 आ जाता है। अब इसके अंदर और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो डेफिनेटली है। अब वो डिफरेंस क्या है वो ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो बच्चों, जब अपन बात करते हैं ना इसकी परफेक्ट, इस वाले की परफेक्ट कोरिलेशन की, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब अपन परफेक्ट पॉजिटिव की बात करते हैं तो दोनों ही वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शंस में वर्क करते हैं, और वहीं जब अपन नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर दोनों ही वेरिएबल्स ऑपोजिट वर्क करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो कि आपने फोकस नहीं करी होगी वो ये है कि यहाँ पे जैसे दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स प्रोपोर्शनेटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप समझना इस चीज को।
प्रोपोर्शनेटली वर्क करने का मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल 5 to 10 हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी 2 से 4 होगा। मैंने आपको प्रोपोर्शनेट का मतलब बताया था ना, प्रोपोर्शनेटली अभी थोड़ी सी देर पहले। जैसे ये हमारे पास में क्या है 2, 4, 6 एंड 8। ये क्या है 5, 10, 15 एंड 20। सो आपने देखा कि इसके अंदर कैसा हो रहा है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे कांस्टेंट भी कह सकते हो, प्रोपोर्शनेट भी कह सकते हो फॉर दैट मैटर्स। ठीक है, अब अगर आप इसे डिक्रीज करने लगोगे या ये तो हो गया आपका इंक्रीज वाला, जब आप इसे डिक्रीज करोगे तो वो भी इसी तरीके से होना चाहिए, है ना। तो इसको अपन कहते हैं प्रोपोर्शनेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो इसलिए इसको परफेक्ट, ठीक है, तो क्योंकि इसके जो वैल्यूज आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो इसी वजह से इसको क्या बोला है अपन ने इसको बोला है परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो परफेक्ट नेगेटिव है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, हालांकि ये ऑपोजिटली वर्क जरूर कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, लेकिन जो इसका अगर रिस्पॉन्सिवनेस देखे ना, तो अगर एक बढ़ रहा है तो इक्वल प्रोपोर्शनेट से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक मतलब इस तरफ वाला वेरिएबल बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा वाला वेरिएबल है वो इक्वल प्रोपोर्शनेट से ही कम हो रहा है। अगर ये 5 से बढ़ रहा है तो ये भी 5 से कम हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला वेरिएबल 10 से बढ़ रहा है तो ये वाला भी 10 से कम हो रहा है। तो इसमें इक्वल प्रोपोर्शनेट को हमें फोकस करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बिल्कुल परफेक्टली अपन डिफाइन कर देते हैं। अगर ये परफेक्ट पॉजिटिव है तो बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव यानी कि प्लस का 1 रहेगा। अगर ये परफेक्ट नेगेटिव है तो बिल्कुल ये माइनस का आपका नेगेटिव का 1 रहेगा, और बीच में आपका एब्सेंस आ जाता है। एब्सेंस में आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों वेरिएबल्स में जब किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं होता है सो वो आ जाता है आपका एब्सेंस वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन थर्ड तरीके की इसको डिग्री को डिफाइन करते हैं, विच इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका नाम लिमिटेड क्यों है। क्योंकि यहाँ पे +1 ने और -1 ने एक लिमिट सेट कर दी है कि इससे आगे आपकी डिग्रीज जा ही नहीं सकती, या तो +1 या फिर -1 या फिर इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसमें से होगा। ठीक है, इससे बाहर आपकी डिग्री नहीं जा सकती, तो ये लिमिट सेट कर दी है। अब लिमिटेड डिग्री का क्या मतलब है कि आपको दिख रहा होगा कि +1 और 0 के बीच में स्पेस खाली है, यहाँ पे 0 और -1 के बीच में स्पेस खाली है, तो इनके बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो हो जाती हैं आपकी हाई, मॉडरेट एंड लो। ठीक है, अब हाई क्या हो जाएगी, जो 1 के बिल्कुल करीब होगी, चाहे फिर वो प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, 1 के बिल्कुल करीब होगी। मॉडरेट क्या होगी, जो 1 से काफी दूर होगी। ठीक है, ना ही बिल्कुल कम होगी और ना ही बहुत ज्यादा 1 के पास होगी, लेकिन हाँ बीच में कहीं होगी। फिर लो मतलब 1 से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। क्लियर, तो इसीलिए इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, हाई, मॉडरेट एंड लो। अब इनकी डिग्रीज क्या होंगी ये मैं आपको बताती हूँ इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, सो जब अपन बात करते हैं बच्चों परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट पॉजिटिव के अंदर क्या आ जाता है आपका +1, वही परफेक्ट नेगेटिव के अंदर आपका क्या आ जाता है -1। फिर एक बार 0 पे आ जाओ। ठीक है, 0 आपका मतलब जब आपकी बिल्कुल एब्सेंस होता है तो यहाँ पे भी 0 और नेगेटिव में भी 0। अब इसके बीच में 3 और डिग्रीज हैं, हाई, मॉडरेट एंड लो। सो यहाँ पे देखो 1 के सबसे करीब क्या होता है, 1 के सबसे करीब होता है 0.9। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक कॉलम मिसिंग है, हालांकि उसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाई से ऊपर एक कॉलम होता है वेरी हाई डिग्री। ठीक है, वेरी हाई डिग्री के अंदर हमेशा आपका क्या आ जाता है 0.9 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको कहीं पे मेंशन कर देती हूँ, सो वेरी हाई। तो जब वेरी हाई की बात करते हैं तो 0.9 आ जाता है इधर प्लस का, और इधर हो जाता है 0.9 माइनस का। तो ये क्या शो कर रहा है, वेरी हाई डिग्री। फिर इसके बाद में अपन जब हाई की बात करते हैं तो हाई क्या हो जाएगा, 0.9 से इधर आ जाओ तुम थोड़ा सा और, तो 0.75। ठीक है, ये होता है आपका हाई। ऑलराइट, 0.75 to 1 या फिर -0.5 to दिस -1। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा मॉडरेट पे आ जाओ, तो थोड़ा सा और मॉडरेट पे आ जाओगे ना, इधर शिफ्ट हो गए तो इधर आ जाएगा 0.25। अब 0.25 to 0.75 ये आपका हो जाता है क्या, मॉडरेट। सो एक तरफ आप इसको प्लस का ले लोगे जब आप पॉजिटिव की बात करो, वहीं दूसरी तरफ इसको नेगेटिव का ले लोगे जब आप इसमें नेगेटिव की बात करो। फिर जब आप थोड़ा सा और क्लोज आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो लो के अंदर आपका क्या आ जाता है, बिटवीन प्लस का 0 एंड 0.5, और यहाँ पे बिटवीन 0 एंड माइनस का 0.25। ओके, सो इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। एक तरफ अपन ले लेते हैं प्लस का 1 पॉजिटिव, और एक तरफ अपन ले लेते हैं माइनस का 1, ठीक है, नेगेटिव, और बीच में मिड में अपन कहीं ले लेते हैं 0। अब अपन डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इसके 1 के जस्ट करीब में क्या होगा, प्लस का 0.9, राइट। इधर क्या होगा, माइनस का
0.9, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अपन लेंगे प्लस का 0.75, यहां पे अपन क्या लेंगे, माइनस का 0.75, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या लेंगे, प्लस का 0.25 और इधर अपन लेंगे माइनस का 0.25 और फिर बीच में मिडिल में आपके 0 आ जाएगा। तो जब अपन वेरी हाई की बात करते हैं, जब अपन किसकी बात करते हैं, वेरी हाई की बात करते हैं, तो पॉजिटिव होगा तो ये इसको शो करेगा, ठीक है, और नेगेटिव होगा तो ये इसको शो करेगा। फिर जब अपन सिर्फ हाई की बात करते हैं तो 0.75 टू प्लस का 0.75 टू 1, इधर माइनस का 0.75 टू -1। फिर जब अपन मॉडरेट की बात करते हैं, सो मॉडरेट के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, मॉडरेट के अंदर आ जाता है आपका 0.25 टू 0.75 प्लस का, और यहाँ पे 0.25 टू 0.75 माइनस का, ठीक है, दिस इज मॉडरेट। फिर जब अपन बिल्कुल लोअर पे आ जाते हैं तो लोअर में अपन इसको 0 से कंसिडर करते हैं, सो 0 टू प्लस 0.25, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 0 टू माइनस 0.25। सो दीज आर दी डिग्रीज, ऑलराइट, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब आई होप कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी डिग्रीज, ठीक है। सो सबसे हाई क्या होता है, सबसे हाईएस्ट 0.9 प्लस एंड माइनस बोथ। फिर हाई क्या होता है 0.75 प्लस एंड माइनस बोथ। फिर उसके बाद में मॉडरेट में आप किसको कंसिडर करते हो, मॉडरेट के अंदर आप ले लेते हो, मॉडरेट में ही ले लेते हो आप 0.25 को, है ना, 0.25 से 0.75 तक। फिर सबसे लो में 0 से लेकर 0.25 तक, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरी की पूरी टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाती है आपकी डिग्रीज ऑफ को रिलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब अपन किसकी बात करते हैं, जब अपन परफेक्ट कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसमें परफेक्ट पॉजिटिव होता है और एक परफेक्ट नेगेटिव होता है। परफेक्ट पॉजिटिव जब दोनों ही वेरिएबल सेम ही डायरेक्शन में वर्क मतलब मूव कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं प्रोपोर्शनेट चेंज के अंदर, और वहीं परफेक्ट नेगेटिव के अंदर क्या हो रहा है, परफेक्ट नेगेटिव के अंदर ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं दोनों ही वेरिएबल्स, वो भी सेम प्रोपोर्शनेट के अंदर, इक्वल प्रोपोर्शनेट के अंदर। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशनशिप के अंदर और कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि दोनों ही वेरिएबल्स का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे +1, 0 एंड -1 के बीच की जो डिग्रीज है हम उनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब 1 से जितना मतलब 1 के जितना ये पास आएंगे, मतलब इसके अंदर भी आपको एक चीज मैं आपको और आसान करने के लिए बता दूं कि जैसे पॉजिटिव की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव तो वर्क कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हो रहा है जब अपन +1 की बात कर रहे हैं, है ना। जब अपन पॉजिटिव की बात करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये 5 से बढ़ रहा है तो ये भी 5 से नहीं बढ़ेगा, अगर ये 5 से बढ़ रहा है तो ये 2 से बढ़ रहा है या 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं जब नेगेटिव पे आ जाते हैं तो इसके अंदर भी मतलब ऑपोजिट वर्क करेगा, ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल आपको प्रोपोर्शनेट चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर। सो लिमिटेड डिग्री में और इसमें परफेक्ट के वाले अंदर परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर आप इक्वल चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको, और इसके अंदर आपको अनइक्वल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये दोनों जो आपके डिफरेंसेस वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो ये हो जाती है आपकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें और इसमें, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव ले रहे हो, पॉजिटिव वाला ले रहे हो तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन अनइक्वल उसके साथ में अनइक्वल कह सकते हो कि एक अगर 10 से बढ़ रहा है तो दूसरा सिर्फ 5 से बढ़ेगा। बढ़ दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे हैं वेरिएबल्स, लेकिन इक्वली नहीं बढ़ रहे हैं। इक्वली अगर बढ़ रहे होते हैं तो वो किसका पार्ट होते हैं, वो परफेक्ट कोरिलेशन का पार्ट होते हैं। जब वो अनइक्वली बढ़ते हैं तो फिर वो डिग्री ऑफ लिमिटेड वाले का पार्ट हो जाते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। और लिमिटेड इसको इसलिए भी बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ये लिमिट सेट कर देते हैं, इसके बीच में ही जो डिग्रीज आती है बस अपन को उसी को ही कंसिडर करना होता है। ओके, चलिए अब लास्ट में अपन यहाँ पे कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर के, और इन मेथड्स को वैसे अपन आगे अपकमिंग जो हमारे वीडियोस होंगे उसके अंदर देखेंगे। एक मेथड अपन यहाँ पे देख लेंगे विच इज स्कैटर्ड, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है और इसके अंदर आपको इतना समय लगेगा भी नहीं, थोड़ी सी देर लगेगी स्कैटर्ड मेथड को, इसलिए इस वाले मेथड को अपन ने इसी वीडियो के साथ में जोड़ दिया। बाकी जो हमारे दोनों मेथड्स हैं इसके लिए आपको डिफरेंट वीडियोस देखने
पढ़ेंगे। ओके, सो मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। तो टोटल 3 तरीके के मेथड होते हैं अगर आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, मेजर करना है। सबसे पहला आता है आपका स्कैटर्ड डायग्राम, फिर दूसरा आता है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर अपन बात करते हैं स्पर्समैंक रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो इन तीनों को ही अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले स्कैटर्ड डायग्राम की अपन यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कैटर डायग्राम होता क्या है। तो देखो, जब भी अपन यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे अपन स्कैटर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन है, जब इसको अपन ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज स्कैटर डायग्राम। ठीक है, वो स्कैटर डायग्राम के बेसिस पे ही अपन इसको प्रेजेंट करते हैं। अब इसके बारे में 2 ऐसी बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि स्कैटर डायग्राम के अंदर बच्चों आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स को एक साथ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स यहाँ पे लेने होंगे। ठीक है, अगर आप चाहो कि भाई 2 से ज्यादा वेरिएबल्स मल्टीपल कोरिलेशन आप यहाँ पे सेट कर दो तो वो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ कितने वेरिएबल्स लगेंगे? 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि देखो, स्टैटिस्टिक्स में चाहे अपन कोई भी टॉपिक उठाएं तो उनको अपन ने क्या किया, डिफरेंट सीरीज के अंदर अपन ने उनको सॉल्व किया। जैसे इंडिविजुअल सीरीज ले ली, फिर उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज ले ली, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस सीरीज ले ली। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा मेथड है इसके अंदर बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपकी वर्क नहीं करती है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ या तो इसको वर्क कर सकते हो इन इंडिविजुअल सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अगर आपके पास में कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका मिड पॉइंट निकालो और फिर उसके बाद में आपको वो सारा प्रोसीजर होगा। लेकिन मोस्टली तो यही देखा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ये जो मेथड है वो वर्क नहीं करता है। ओके, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, अब होता क्या है स्कैटर डायग्राम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ दैट इट ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शंस एंड द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे बताओगे? जैसे अब यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन देखने को मिलेगी नहीं, कोई क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन आप किस तरीके से बताओगे? आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री पता होनी चाहिए, तभी आप उसी के बेसिस पे आप बता पाओगे ना कि भाई दोनों जो वेरिएबल्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब अपन कुछ डिग्रीज के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका इस तरीके क्या, मतलब ये सभी तरीके में से कोई भी एक मेथड, मतलब कोई भी एक तरीके का आपका जो आंसर है वो बन सकता है, जो ग्राफ है आपको वो बन सकता है। ठीक है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि अगर अपना ग्राफ इस तरीके का बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, अगर अपना ग्राफ इस तरीके का बन रहा है तो उसका मतलब क्या है। क्योंकि भाई वैल्यूज तो अपने एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकती है, अपन को तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही तरीके का ग्राफ बनेगा, या तो अपवर्ड स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने पास में 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, 2 वेरिएबल्स के अपने पास में वैल्यूज गिवन होंगे, उन वैल्यूज को अपन को प्लॉट करना होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कभी भी स्कैटर्ड डायग्राम के जो डॉट्स है ना उनको ज्वाइन नहीं करते हो। ठीक है, इनको आपने कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, ये बस इसी तरीके से रहते हैं। क्योंकि स्कैटर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ, है ना। तो बिखरा हुआ होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके डॉट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स है, वो कैसे आपको दिखेंगे, बिखरे हुए दिखेंगे। अगर आप इसको लाइन से ज्वाइन कर दोगे तो वो स्कैटर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो, आपका सबसे पहला जो आपका ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप एक वेरिएबल लोगे, वाई एक्सिस पे आप अपना दूसरा वेरिएबल ले लोगे, फिर जब आप ऐसे प्लॉट वगैरह करोगे वैल्यूज को, तो अगर आपका इस तरीके का ग्राफ बनता है उन डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद में, या फिर अगर उन डॉट्स को देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ ये अपवर्ड स्लोपिंग और सेम इसी डायरेक्शन में है। जैसे इस डायरेक्शन में अगर आपका कोई ग्राफ बन रहा है तो उसको आप किस नाम से जानोगे बच्चों? इसको आप कहोगे परफेक्ट पॉजिटिव। और परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, या तो दोनों ही वेरिएबल्स एक डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, या फिर दोनों ही वेरिएबल्स घट रहे हैं। ठीक है, एक साथ में और एक जैसे। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उसे अपन बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। और इसको अपन किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो +1 से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कौन से अल्फाबेट को यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं स्मॉल r को। ठीक है, दिस इज r। सो इसका जो स्मॉल r होगा वो क्या होगा? +1। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट आपका ग्राफ बन सकता है वो कुछ इस तरीके का बन सकता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से आपके जो लाइन है वो डाउनवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है।
वहीं दूसरी तरफ पहला वाला वेरिएबल अगर घट रहा है तो दूसरा वाला वेरिएबल बढ़ रहा है। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप होता है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? परफेक्ट नेगेटिव के नाम से इसे अपन जानते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था, करेक्ट? तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो दो कंडीशंस तो आपकी ये हो गई। थर्ड जो कंडीशन होती है बच्चों आपकी, वो है आपके पॉजिटिव कंडीशन। इसका मतलब ये है, देखो परफेक्ट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये ऊपर की तरफ ऐसे भी तो जा ही रही है ना, इस तरीके से। अगर डॉट्स ऐसे 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 जा रहे हैं तब भी आपको दिख रहा होगा कि अपवर्ड गोइंग है ना। अब अगर ये ऐसे जा रहा हो, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, तो क्या इसको आप अपवर्ड बताओगे? बिल्कुल भी नहीं बताओगे, ठीक है? अपवर्ड होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक ही ऐसे इस तरीके से ही जा रहा है तभी उसको आप अपवर्ड बोलोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्कैटर्ड भी है इस तरीके से और अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको भी आप क्या बोलोगे? इसको भी आप अपवर्ड ही बोलोगे। तो क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट पॉजिटिव? ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो एक तरफ अपन ये इस लाइन को अज्यूम करके चलते हैं। आई होप कि ये जो डॉट्स हैं वो आपको ऐसे विजिबल हो रहे होंगे, है ना। एक तरफ क्या है आपका, ये ग्राफ है, दूसरी तरफ आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, जैसे अज्यूम कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, अलग तरीके से भी होता है। तो आप दोनों ही अगर आप लाइंस को देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये दोनों ही जो डॉटेड लाइंस है उनको आप देखो कि ये लाइन तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटली अपवर्ड जा रही है और ये लाइन अपवर्ड तो जा रही है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो पॉजिटिव तो दोनों ही है, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव कौन सी है? ये वाली परफेक्ट पॉजिटिव है ना, ये वाली परफेक्ट पॉजिटिव है। सो इसको अपन पॉजिटिव कहते हैं। बस क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। अगर अब इसमें भी दो चीज और होती है आपके, अगर ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, अगर इसके पास पास में है तो हम कहते हैं कि डेंसिटी इज लो ओवर हियर। अगर ऊपर ही जा रहे हैं डॉट्स लेकिन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये डॉट्स आपस में गैप बहुत है, तो अपन उसमें कहते हैं कि डेंसिटी इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशंस होती है, पर दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में और परफेक्ट पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो आई होप कि अभी आपको पता लग गया होगा कि पॉजिटिव में और परफेक्ट पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सारे डॉट्स ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब इसी का जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये वाली है, विच इज परफेक्ट नेगेटिव। सॉरी, परफेक्ट नेगेटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव तो ये वाली होती है, ये है ओनली नेगेटिव। तो नीचे की तरफ ये आ रहे हैं डॉट सारे के सारे, तो अब इसको आप देख करके ये तो बोल सकते हो कि हाँ इट इज नेगेटिव, बट इट इज नॉट परफेक्टली नेगेटिव। अगर परफेक्टली नेगेटिव होना था इसको तो ये कुछ इस तरीके से नीचे आ रही होती, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट कमिंग लाइक दिस, देन हाउ इट इज कमिंग? ये कुछ इस तरीके से आ रही होगी, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ऐसे, ठीक है। तो हम ये तो देख सकते हैं कि हाँ ये आ तो लाइन नीचे ही रही है, तो इट इज नेगेटिव, बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट अ परफेक्ट नेगेटिव ओवर हियर, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो आपकी फिफ्थ कंडीशन होती है, इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि डॉट्स ऐसे कहीं पे भी बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल्स में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, जीरो रिलेशन। Alright, so it shows that there is a zero relationship between both the variables. Clear? So I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो भी जिस तरीके का भी आपका डायग्राम बनता है आपके क्वेश्चन के बेसिस पे, तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन उसमें मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में भी बताने वाली हूँ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाती हूँ, किस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर अपन ये देखेंगे लास्ट में कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव है, या फिर नो रिलेशन है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनका हाइट और वेट आपको यहाँ पे गिवन है। मेक अ स्कैटर डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप इफ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपन को डायग्राम बताना है कि, और फिर लास्ट में बताना है कि रिलेशनशिप कैसा है उन डॉट्स में, मतलब उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट नेगेटिव है। एंड इफ द रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग और वीक, या फिर आपको ये बताना है कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी वर्ड एक मैंने यूज किया था, ठीक है। डेंसिटी मैंने बोला था कि वीक डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्ग डेंसिटी, ठीक है। सो अगर ये जो लाइन है, अगर इस लाइन के आसपास में है तो हम कहेंगे कि दिस डेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग ओवर हियर।
अगर इस लाइन मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन बहुत दूर दूर है पॉइंट्स, तो हम कहते हैं कि द डेंसिटी इज वीक ओवर हियर। ठीक है, तो ये अपन को बताना है। अब क्वेश्चन ने आपको ये हेल्प कर दिया कि पॉजिटिव हो सकता है आपका या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस, सॉरी ये तीनों कंडीशंस तो डेफिनेटली नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये डिक्लेयर कर दिया है कि ईदर द कंडीशन कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंडीशन होगी इन दोनों में से। फिर आपको ये बताना है कि जो डेंसिटी है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो ये अभी अपन बता देंगे, जिस तरीके का अपना ग्राफ बनेगा उसी के बेसिस पे अपन को ये सारी चीजें बतानी है। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ना ही परफेक्ट पॉजिटिव मिलेगा हमें आंसर, ना ही परफेक्ट नेगेटिव मिलेगा और ना ही ये वाली कंडीशन मिलेगी। हमें इन दोनों में से ही कोई एक कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हमारे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। हाइट अपन को गिवन है, वेट अपन को गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, केजीज में। तो ये सारी जो वैल्यूज है इनको बस अपन को प्लॉट करना होता है। ठीक है, अब जैसे किस तरीके से आप इसको प्लॉट करते हो ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। अब ये कैसे बना है, तो अपन ने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया बच्चों, एक्स एक्सिस पे अपन ने वेट ले लिया है, वाई एक्सिस पे अपन ने हाइट ले ली है। अब आपको यहाँ पे ना ऐसा किंक दिख रहा होगा ये, तो जनरली आप इसको या तो ऐसे बनाते हो या फिर इसको ना आप इस तरीके से बनाते हो। तो ऐसा आप क्यों करते हो, तो ऐसा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि जब अपनी वैल्यूज काफी बड़ी होती है ना, अब जैसे 50 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, तो अपन यहाँ पे 1, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे नहीं कर सकते। अगर अपन 10, 20, 30, 40, 50 करेंगे तो 50 से आगे वाली स्पेस तो अपनी वेस्ट होगी, है ना। तो ऐसा ना करें अपन, और सामने वाला जो है वो इस चीज को समझ जाए कि भाई हाँ ये इसने ऐसा किंक बनाया, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी काफी बड़ी सीरीज थी, तो इससे 50 से यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, जो कि सामने वाले को भी समझ में आ जाते हैं, जो आप उन्हें समझाना चाहते हो। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यूज काफी बड़ी हो तो आपको 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, 10 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने क्या वहां पे किंग बनाना है। ओके, सो दोनों ही तरफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वो किंग बना हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेट एक्स एक्सिस पे यहाँ मतलब वैल्यूज सारी पुट कर दी हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हाइट पुट कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट है 180 एंड वेट है 65। ठीक है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। सो 180 एंड द वेट इज 65। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों आपका वो है ये वाला। ठीक है, पहला पॉइंट इज दिस। ठीक है, क्यों 180 एंड 65। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 एंड 54। सो 150, दिस इज 150 और 54। सो 55 से थोड़ा सा ही आगे 54 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर है 158 एंड 55। सो 158 एंड 55, तो 55 एग्जैक्ट आपको यहां से लेना है एंड 158। सो ये देखिए 160 से थोड़ा ही नीचे होगा आपका 158। ठीक है, फिर है 165 एंड 65। सो 65 ये रहा एंड 165 ये रहा, तो यानी कि ये बीच में ठीक है, ये बीच में ये रहा ये वाला पॉइंट 165। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, बस जो भी वैल्यूज हैं उनको उस तरीके से ले रहे हैं और बीच में डॉट कर रहे हैं, यानी कि प्लॉटिंग कर रहे हैं। फिर आ रहा है 175 एंड 60। सो दिस इज 175 एंड दिस इज योर 60। ओके, फिर यहाँ पे आएगा आपका 163 एंड 54। सो 163 एंड 54, तो वापस ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 54 वाला, और इधर ये 163। ठीक है, फिर आ जाता है 195 एंड 63, तो वापस से 63 इधर कहीं है और 195, ये 195 और 65 से थोड़ा सा पहले इट्स 63। लास्ट है आपका 155 एंड 50। सो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये 50 हो गया और ये 155 हो गया। सो इस तरीके से आपने सभी तरीके की प्लॉटिंग कर ली है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं, बाकी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। आप ये कर सकते हो अपने एग्जाम में कि इन लाइंस को आप पेंसिल से बना लो। ठीक है, फिर जो इनका ये जो टिप है ना, बस उसमें डार्क कलर से आप क्या कर दोगे, ब्लैक कर दोगे, जो है डॉट्स बना दोगे। जैसे आपके डॉट्स बन जाते हैं, इन लाइंस को आपने रब कर देना है। ठीक है, इन लाइंस को आपने रब कर देना है, फिर आपके ये इस तरीके से ऐसे डॉट्स बन गए। ओके, चलिए अब इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो आपके डॉट्स कैसे आ रहे होते, इस तरीके से।
लेकिन आपके डॉट्स आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉट्स कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर जा रहे हैं, है ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहे हैं। ओके, सो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर? सो इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दी वेरिएबल्स। अब क्योंकि यहाँ पे ये डॉट्स बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अपन ये बोलेंगे कि ये लिमिटेड पॉजिटिव है। ठीक है, ये वीक भी अपन इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में पूछा था ना कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग अपन कैसे बताएंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग अपन अगर अपना परफेक्ट पॉजिटिव होता तो अपन बोलते कि ये स्ट्रॉन्ग है, या फिर परफेक्ट पॉजिटिव लाइन के थोड़ा सा भी आसपास अगर होता तो अपन इसको बोल देते कि स्ट्रॉन्ग है। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो डॉट्स हैं अपने वो काफी मतलब गैप में हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है यहाँ पे डायग्राम दोनों ही वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है, कोरिलेशन जो है यहाँ पे, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है। ओके, सो इस तरीके से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा, और बहुत ही इजी है स्कैटर डायग्राम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों ही वेरिएबल्स में जो भी वैल्यूज होती है वो वैल्यूज को पुट करके आपको यहाँ पे डॉट्स प्लॉट करने हैं, और उस बेसिस पे आपको बताना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि परफेक्ट पॉजिटिव है कि परफेक्ट नेगेटिव है, या फिर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ दी वेरिएबल्स। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में इसके कुछ डीमेरिट्स और इसके कुछ मेरिट्स हैं, तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम। सो पहले अपन मेरिट्स की बात करते हैं। सो स्कैटर्ड डायग्राम इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो बहुत ही सबसे आसान मेथड जो है कोरिलेशन को स्टडी करने का, मेजर करने का, वो कौन सा है? आपका स्कैटर डायग्राम है। सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। Just a glance at the diagram is enough to know if the value of the variables have any relation or not. मतलब आप एक बार बस इस डायग्राम की तरफ आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। सिर्फ देख के आप इस चीज को जज कर सकते हो। ओके, स्कैटर डायग्राम ऑल्सो इंडिकेट वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और सिर्फ आप उस डायग्राम को देख के ये भी बता सकते हो कि दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, सो ये तो हो जा रहे हैं इसके कुछ मेरिट्स। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो इसके डीमेरिट्स अपन देखते हैं। स्कैटर डायग्राम डज नॉट मेजर द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ द कोरिलेशन, यानी कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से स्कैटर डायग्राम बता देता है, लेकिन जो प्रिसाइज बहुत ही बारीकी वाले जो चीजें होती हैं दोनों वेरिएबल्स के बीच में, दोनों के जो रिलेशन में जो बहुत ही बारीकी वाली चीज होती है, जो कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू से पता लग सकती है, हमें फॉर्मूलाज डाल करके जो अपनी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है, जब हमें उस जो चीज हमें उससे पता लग सकती है, वो हमें डायग्राम देख के पता नहीं लग सकती है। करेक्ट? इट गिव्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ देयर रिलेशनशिप। मतलब दोनों ही वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पता लग सकता। करेक्ट? इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर। अब हमें पता है कि ये क्वांटिटेटिव मेजर तो है नहीं, ये क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। करेक्ट? कोरिलेशन को एक्सप्रेस करने का या मेजर करने का। तो क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, इसलिए हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इट इज द ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंज। क्लियर? सो ये है इसके कुछ मेरिट्स और ये है इसके कुछ डिमेरिट्स। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्कैटर डायग्राम आपका बहुत ही आसान सा है। इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग जब अगर सॉल्व कर लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही में कोरिलेशन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, आई होप आपको सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों अपन इसका जो नेक्स्ट मेथड है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।